अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। उसी से मुताल्लिक सवालिया पर्चा आज हम सोल्व करने वाले थे। सोशल साइंस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। तो हमारी अभी आज की क्लास है सोशल साइंस की, एक क्लास आपकी वेडनेसडे में और होगी। तो इन दोनों क्लासेस में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आएगा, किस तरह से आपको उसके जवाब लिखने होंगे, किन लेसन्स में से सवालात आएंगे। तो बेसिकली जो आपकी इम्तहान की तैयारी चल रही है उसी में आज की क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, इससे मुताल्लिक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्जाम से मुताल्लिक, आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आपको किन लेसन की तैयारी करनी है और किन की नहीं करनी है। ये आपको जब सिलेबस हमने शुरू किया था, कोर्स ये शुरू किया था, तब भी ये चीज़ बताई थी। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे लेसन में के को तैयार कर रहे हो जबकि वो आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाला हो। तो ये देखिए, आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट था, इसमें टोटल आपके 28 लेसन्स थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितने लेसन्स थे यहाँ, 28। अब इन 28 लेसन्स को दो जगह बांटा गया है। 12 लेसन अलग हैं, 16 लेसन अलग हैं। ये जो 12 लेसन्स थे हमारे, इनका ये सब आए हैं आपके टीएमए के अंदर। टीएमए के अंदर जो सवालात पूछे गए आपसे, वो इन 12 लेसन से पूछे गए थे। ठीक है, ये रहा टोटल 40% ऑफ सिलेबस। ये सब जो लेसन हैं, लेसन नंबर 0, 1, 2, 11, 12 पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है। और टीएमए में इन असबाक से, इन लेसन से आपसे सवाल पूछे गए थे। तो ये लेसन अब एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाने वाले, इनमें से सवाल आपसे नहीं पूछे जाने वाले। क्लियर है? तो ये 12 लेसन आपको तैयार नहीं करने। तैयार कौन से करने हैं? जो बचे हुए 16 लेसन हैं, इनमें से आपसे सवालात पूछे जाएंगे। अब जो आपका 24 अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, इन 16 लेसन में से सवालात आने वाले हैं। ठीक है, तो कौन से लेसन आपको तैयार करने हैं? ये वाले 16 लेसन नोट कर लीजिए। लेसन नंबर 3 मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट, लेसन नंबर 4 मॉडर्न वर्ल्ड सेकेंड, लेसन 5, 6, 7, 8, 3 से 8 तक लगातार हैं। इसके बाद 9, 10, 13, फिर है लेसन नंबर 16, 19, 20, 21, फिर है लेसन 23, 25, 27। ठीक है, सिर्फ ये 16 लेसन आपको तैयार करने, बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने सभी लेसन, ये आपकी इनकी लाइव क्लासेस चली थी, सभी लेसन आपने पढ़े हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करना है। और हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि इन सवालों में से, इन लेसन में से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्लियर है, ये बाइफर्केशन हो गया। आपको सिर्फ ये 16 लेसन आपको तैयार करने हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन। क्वेश्चन पेपर आपका किस तरह का आएगा, कितने सवालात आएंगे, कितने इजी क्वेश्चन होंगे, कितने हार्ड होंगे, और कितने नंबर के कितने सवालात पूछे जाएंगे। टोटल 51 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में। जो नया करिकुलम जारी हुआ है, जो नया पेपर डिजाइन हुआ है, इसमें आपसे 51 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर से घबराना नहीं है। 51 में अब आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वन वर्ड आंसर वाले होंगे इसमें। आपसे बहुत आसानी से आप उनके जवाब दे सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर से मत घबराइए। 51 में तकरीबन आधे से ज्यादा 50 to 60% सवालात ऐसे होंगे जिनका जवाब आप एक वन वर्ड में दे सकते हैं। वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं आप इन सवालात के, और हर एक सवाल ये 1 नंबर का होगा। तो कम से कम 50 से 55 नंबर आपके ऐसे ही आ जाने हैं। ठीक है, अगर आपने लेसन सही से पढ़ा है, सही से तैयार किया है, तो आप आसानी से इन सवालात का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, सबसे पहले यहां वेटेज दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो उसका कंसेप्ट क्या होगा, मतलब नॉलेज बेस्ड कितना होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना होगा, या एप्लीकेशन या स्किल बेस्ड कितना होगा। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 30% नॉलेज बेस्ड होगा, 48% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, और 22% एप्लीकेशन या स्किल बेस्ड होगा। अब इससे आपको इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके लिए होता है कि किस तरह के सवाल हमें क्वेश्चन पेपर में रखने हैं। ठीक है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने सही से लेसन को पढ़ा है तो नॉलेज तो पढ़ने से आपको मिल जाएगी। तो 30% तो ऐसे ही आप सोल्व करेंगे। अगर आपने उसे पढ़कर सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह से समझा भी है, तो 48% ऐसे आपके आ गए। टोटल हो गए 78%। समझ रहे हैं आप? अब कुछ कंसेप्ट समझने के बाद
उनमें एप्लीकेशन बेस्ड यानी कुछ ऐसी सिचुएशन दे देंगे जहां आपको कंसेप्ट लगाना होगा, तो उस बेस्ड के क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ 22%। ठीक है, तो ज्यादा बिल्कुल मुश्किल आपका पर्चा नहीं बनने वाला है। अब देखते हैं सवालात के हिसाब से किस तरह से डिवाइड किया गया है आपके क्वेश्चन पेपर को। वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला टाइप है एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला है 1 मार्क्स एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सवाल दिया होगा, उसके 4 जवाब दिए होंगे ए बी सी डी, एक सवाल उसके 4 जवाब लिखे होंगे आपके पर्चे में, उसमें से जो सही जवाब है वो आपको छांटकर जवाबी कॉपी में लिखना है, आपका 1 नंबर मिल गया। ये होंगे एमसीक्यू। कितने होंगे? 20 सवालात होंगे एमसीक्यू, और हर एक सवाल 1 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 20 नंबर के तो आपके एमसीक्यू ही हो गए। ठीक है, तो 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर आपके आएंगे किस तरह के विद 2 सब पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस। 2 सब पॉइंट्स कैसे? जैसे फिलअप्स आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पर ये पूरा सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक खाली जगह होगी, वहां आपको एक जो सही उसका जवाब होगा वो लिखना होगा। या फिर कॉलम मैच करने के लिए आ जाएंगे, ऐसे कॉलम दे देंगे, ए कॉलम बी कॉलम के, इनके सही जोड़े मिलाइए, इस तरह के क्वेश्चन। पैराग्राफ या केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, या फिर ट्रू फॉल्स, सही या गलत, कोई जुमला दे देंगे कि बताइए ये जुमला सही है या गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा ये, क्योंकि इसमें 2 ए बी 2 सब पॉइंट दिए होंगे, तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन होंगे आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन पेपर में, तो 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गए? 30 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जिनके आंसर भी आपको 1 वर्ड में ही देने हैं। तो टोटल अब मिला लीजिए, 30 नंबर के ये हो गए, 20 नंबर के ये हो गए, तो टोटल 50 नंबर, यानी आधा पेपर तो आपका यही सोल्व हो गया। समझ रहे? हमने बोला था 51 क्वेश्चन थे, उसमें से आधे क्वेश्चन तो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं। सिर्फ एक अल्फाज में, एक वर्ड में इनका जवाब देना होगा आपको। अगर आपने लेसन पढ़ा है, आपको नॉलेज है, तो आसानी से आप एक वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं। 50 नंबर यानी आधा पेपर आपका तैयार। ठीक है, पास तो हो गए 50 पे। अब क्या हमें सिर्फ पास नहीं करना, हमें परसेंटेज भी बढ़ानी है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो फिर आपको जवाबात लिखने होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। इसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे सवालात जिनके जवाब आपको बहुत ही कम अल्फाज में देने हैं, 1 या 2 लाइन में, मुश्किल से 2 या 3 लाइन में आपको इनके जवाब देने होंगे। ऐसे सवालात 6 होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो ये टोटल हो गए आपके 12 नंबर के। कौन से? VSA बोले तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ इसके जवाब आपको 2 या 3 लाइन में लिखने होंगे। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर, ये भी 6 सवालात होंगे, 3 नंबर का एक सवाल होगा, और इस तरह से ये बनते हैं 18 नंबर के। कौन से? शॉर्ट आंसर। इसमें आपको 5-6 लाइन लिखनी होंगी इसके जवाब में। ठीक है। इसके बाद आता है स्किल बेस्ड या मैप वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप आ गया, अगर आपको मैप पढ़ना और उसको समझना आ गया, तो सिर्फ आपको टिक मार्क लगाने होंगे मैप पर, या मैप को देखकर जवाब देना होगा 1 वर्ड में। और इस तरह के 2 मैप आएंगे आपके इसमें, हर मैप आपका 4 नंबर का होगा, तो इस तरह से 8 नंबर बन जाते हैं मैप के अकॉर्डिंग। जो मैप वाले यानी नक्शे वाले जो सवालात होंगे, ठीक है, मैप पढ़ना आपको पूरा सिखाया गया था, तो अगर आपको मैप पढ़ना आता है, इसके जवाब दीजिए, फौरन 8 नंबर आपके पक्के इसमें नंबर नहीं कटने वाले अगर आप सही जवाब देते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप। ये बड़े क्वेश्चन होंगे, इनके जवाब आपको 1 या 1.5-2 पेज में आपको देना होता है। ऐसे 2 सवालात आएंगे बड़े, और हर एक सवाल होगा आपका 6 नंबर का, तो ये हो गए आपके 12 नंबर के क्वेश्चन। क्लियर है? आधा पर्चा तो यही हल हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 नंबर के। फिर इसके बाद 8 नंबर का मैप आ गया। मैप अगर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग,
12 18 12 आपका 12 18 आपका हो गया 30 और 12 42 नंबर। 42 नंबर के ये लिखने वाले आपके सवालात होंगे और 8 नंबर का मैप होगा। 42 8 50 और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। कितना आसान है, ठीक है। चलिए कंटेंट के हिसाब से देखें तो किस यूनिट से कितने नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। जो पहला मॉड्यूल है इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस, यानी हिस्ट्री वाला जो आपका मॉड्यूल है, इसमें से पूछा जाएगा 32 नंबर के सवालात। इसके बाद इंडिया, नेचुरल एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, ज्योग्राफी में से पूछा जाएगा 27 नंबर का, ठीक है। वैसे डेमोक्रेसी एट वर्क, यानी जो आपका पॉलिटिकल साइंस वाला है, इसमें से 28 नंबर। और लास्ट मॉड्यूल जो है कंटेम्पररी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स, ये 13 नंबर। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिक्स, इसके बाद ज्योग्राफी। तो इसी तरह से आपको इन मॉड्यूल्स के जो असबाक हैं वो तैयार करने हैं। यहां तक क्लियर है सभी को। इस तरह से आपके माइंड में खाका बन गया कि भाई हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसा आने वाला है, इतने सवालात आने वाले हैं, इस तरह के सवालात आने वाले हैं, इतने नंबर के होंगे। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मान लिया अगर किसी ने ये चीज नहीं देखी, पहले उसे पता ही नहीं है कि सवाल पर्चा किस तरह का आएगा, तो ऐसा होगा कि वहां पर्चा देखेंगे 51 सवालात, बहुत से बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इतने सारे सवालात का जवाब कैसे दूंगा मैं 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये यहां आपने देख लिया कि वो 51 सवालात में आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, फिर 2 मैप हैं और बाकी जो लिखने वाला हिस्सा है वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग बहुत कम है। तो 3 घंटे बहुत मुनासिब टाइम है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं मॉड्यूल देख सकते हैं इसके। हाँ, तो मॉड्यूल 1 आपका 32 नंबर का था, हिस्ट्री वाला पार्ट। अब देखते हैं इसमें लेसन कितने हैं इस मॉड्यूल में, समझ रहे हैं। ये था आपका 32 नंबर का। इसके बाद ये है आपका 27 नंबर का। मॉड्यूल 3 है आपका 28 नंबर का। और लास्ट जो है इसमें 3 लेसन हैं, ये आपका है 13 नंबर का। अब इससे हिसाब लगाइए आप। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, कितने लेसन है इसमें, इस मॉड्यूल में जो एग्जाम में आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपको आने वाले हैं 6 लेसन से पूछा जाएगा 32 नंबर के लिए, ठीक है। यहां देखिए 3 लेसन हैं, इन 3 लेसन में से 27 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। वैसे यहां देखें तो यहां 4 लेसन हैं, 4 लेसन में से 28 नंबर का पूछा जा रहा है। यहां 3 लेसन हैं, 3 लेसन में से आपका 13 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर हम एवरेज देखें तो आपका जो ये पार्ट है जियोग्राफी वाला, इसके जो ये 3 लेसन्स हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 3 लेसन अगर आपने सही से तैयार कर लीजिए तो 27 नंबर इसी में से आपके मिल सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पर लेसन अगर हम देखें, पर लेसन का एवरेज निकालें तो ये जियोग्राफी का एक लेसन 9 नंबर का बैठता है, हिस्ट्री का 5 पॉइंट समथिंग का बैठेगा, आपका पॉलिटिक्स का 7 का बैठेगा, और यहां लास्ट वाला जो मॉड्यूल है ये 4 का बैठेगा। तो सबसे पहले ये लेसन आपको तैयार करने हैं जियोग्राफी के, उसके बाद पॉलिटिक्स के ये 4 लेसन आपको तैयार करने हैं, फिर आप हिस्ट्री के ये 5 लेसन 6 लेसन तैयार कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें तो काफी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं आपके, सबसे ज्यादा और हिस्ट्री में से ही पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने आपको पूरा खाका बता दिया आपके क्वेश्चन पेपर का कि किस मॉड्यूल में से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, कौन सा लेसन कितने नंबर का आपका बैठ रहा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां तक सब क्लियर है। यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं आसानी से, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, चैट में बता दीजिए, आपका जवाब इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करना शुरू करेंगे अब से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पेपर है ये, जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था
आपसे पिछले वाले बैच का जो एग्जाम हुआ था, वो जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वही क्वेश्चन पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी पिछले सेशन में 2 एग्जाम हुए थे, वहां जो उनको क्वेश्चन पेपर मिला था वही क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। चलिए ये देखिए आपका जो पहले मैं बता दूं जो टाइम है इसका एग्जाम का, वो है 2:30 से 5:30। आपको 2 बजे से पहले पहले सेंटर पर पहुंच जाना है अपनी सभी चीजें साथ लेकर, जिसमें आपका आई कार्ड जो आपका एडमिशन के टाइम मिला होगा, हॉल टिकट जो अभी आपने डाउनलोड किया होगा कुछ दिन पहले ही, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है फौरन कर लीजिए, उनकी एक फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा और आई कार्ड की भी और आपका हॉल टिकट की भी। इसके बाद आधार कार्ड भी ले जाइएगा, एक आईडी रखनी और ठीक रहता है। ठीक है, इसके बाद पेन आपको ले जाने हैं, 1-2 एक्स्ट्रा पेन रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि पेन कभी कभी धोखा दे जाता है, तो वो आपके साथ ना हो, एक्स्ट्रा पेन रखिएगा। और मोबाइल, डिजिटल वॉच या इस तरह की कोई भी चीज आपको सेंटर में नहीं ले जानी दी जाएगी। अगर आपसे वहां निकलती है आपकी जेब में, वहां आपकी तलाशी होगी तो आपसे वहां रखवा ली जाएगी, आपका मोबाइल हो, डिजिटल वॉच हो या इस तरह का कोई भी चीज हो। हाँ, पेन में भी क्या होता है, आप कौन से पेन ले जाएंगे, ब्लू एंड ब्लैक। रेड पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रीन पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्हाइटनर इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, और ये पेन भी आपके जेल पेन नहीं होने चाहिए, बॉल पॉइंट पेन आते हैं वो ले जाइएगा, क्योंकि होता क्या है जेल पेन की जो इंक है वो फैल जाती है, आपने लिखते हुए ये चीज देखी होगी, और दूसरे पेज पर उसकी स्याही दिखने लगती है, तो उससे आपकी कॉपी की जो डेकोरम है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए, बॉल पॉइंट पेन का। ठीक है, और वहां जो आपको जवाबी कॉपी मिलेगी उसमें आपको डिटेल भरनी होती है अपनी, अपना नाम, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह ये सब चीजें। और वहां जो आपको मिलता है जवाबी कॉपी में जो डिटेल आप भरेंगे, जब तक जो वहां मुमतहिन होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, जब तक वो आपको ना बता दें कि किस तरह से ये जवाबी कॉपी की में पहले सफे पर जो मालूमात हैं वो भरनी है, तब तक आप उसको ना भरिए। ठीक है, उनसे पूछ कर ही आपको भरना है, क्योंकि अगर आप उसमें गलती करते हैं, जो जवाबी कॉपी का पहला सफा होता है जिसमें आपकी मालूमात भरी जाती हैं, अगर उसमें गलती हुई तो ये समझ लीजिए आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आपको नंबर आपको एब्सेंट माना जाएगा फिर। तो उसमें गलती आप भूल कर भी ना करें, वाइटनर का इस्तेमाल भी नहीं होता है वहां पर। ठीक है, तो उसको काफी ध्यान से आपको भरना होगा। चलिए अब ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले बैच का है, ऐसा नहीं है कोई सैंपल पेपर या इधर उधर का पेपर हो, बाकायदा जो NIOS का क्वेश्चन पेपर है पिछले एग्जाम में पूछा दिया गया था वही ये हमने इसको ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहे हैं। सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 51 क्वेश्चंस एंड 14 प्रिंटेड पेजेस प्लस 1 आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपके इस पर्चे में टोटल 51 सवालात हैं, 14 प्रिंटेड पेज हैं, सफे यानी छपे हुए सफे, और एक मैप है इंडिया का, आउटलाइन मैप। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया है कि भाई ऐसा ना हो बीच में से कोई सफा निकला हुआ है, कोई प्रिंटेड पेज नहीं है, तो ये चीज पहले आपको कंफर्म करनी है कि आपके इस सवालनामे में 51 क्वेश्चन ही है, 14 पेज हैं और एक मैप भी है। ठीक है, इसके बाद एक कोड नंबर यहां दिया हुआ होता है, ये इस सवालिया पर्चा का कोड होता है, ये आपको जवाबी कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना बिल्कुल 68/OS/2, ये जो आपको जिसमें आप जवाब लिखेंगे उस कॉपी में आपको ये कोड लिखना होता है। यहां इस तरह के बॉक्स दिए होंगे, आपको यहां अपना रोल नंबर लिखना होगा हिंसों में। ठीक है, इसके बाद सोशल साइंस, ये आपका सब्जेक्ट कोड है 213 सोशल साइंस का, ये आपको मालूम ही होगा। यहां आप क्या करेंगे, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो डेट और दिन आप यहां लिखने वाले हैं। जैसे आपका सोशल साइंस का है 24 अप्रैल। ठीक है, यहां आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है, जो आपके मुमतहिन होंगे वहां निगरान होंगे आपकी क्लास में, जो आपका इम्तिहान ले रहे होंगे वो आपकी डिटेल चेक करेंगे, आपकी जवाबी कॉपी की जो मालूमात है पहले सफे की वो चेक करेंगे कि ये सब कुछ सही लिखा है इसने या नहीं, और उसके बाद यहां आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे और वो अपने साइन करेंगे। यहां आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2:15 बजे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए, और मिलता है अक्सर जगह पर। 2:15 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा।
2:15 से 2:30 बजे तक, ये जो 15 मिनट आपको मिलती हैं, उसमें आपको ये हिदायत पढ़नी है और अपना क्वेश्चन पेपर चेक करना है। लिखना नहीं होता है उस वक्त में, उस वक्त में जवाबी कॉपी नहीं मिलेगी आपको। तो जब तक वो 15 मिनट बीतते हैं, आपको ये सभी हिदायत जो इस पर्चे से मुतालिक हैं, ये आपको पढ़नी है और इनको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। क्या लिखा है वही हिदायत है। उम्मीदवार को अपना रोल नंबर सवालिया पर्चे के पहले सफे पर जरूर लिखना है, जो ऊपर मैंने अभी बताया। ठीक है, बराह करम सवालिया पर्चे को चेक करें कि कुल सफात और सवालात की तादाद वही है जो पहले सफे पर दर्ज है, और ये भी देखें कि सवालात दुरुस्त तरतीब में है, जो चीज पहले बताई जा चुकी है। ऊपर लिखा था ना, इस सवालिया पर्चे में 51 क्वेश्चन है, 14 पेज है, एक आउटलाइन मैप है, तो ये आपको चेक करना है। इसके बाद for the objective type of questions you have to choose any one of the 4 alternative given in the question I1 ABCD and indicate your correct answer in the answer book given to you. All the questions including objective type questions are to be answered within the allotted time and no separate time limit is fixed for answering repeat type questions. क्या बोल रहे हैं इसमें? ये बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिन सवालात के 4 जवाब ABCD दिए होते हैं, इसमें क्या करना है? आपको सही जवाब चुनकर अपनी आंसर कॉपी में लिखना है। इसके लिए अलग से टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। सवालिया पर्चे में निशान नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सवाल पढ़ा, 4 जवाब दिए गए हैं और सवालिया पर्चे में निशान लगा देते हैं कि ये सही है जवाब। ऐसा नहीं करना है आपको। जो सही जवाब है वो लिखना है आंसर कॉपी में। कैसे लिखना है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट है जवाबी कॉपी में कोई भी शिनाख्ती निशान। ये देखिए जो मैंने अभी बताया, कोई भी शिनाख्ती निशान बनाना या मखसूस जगह के अलावा कहीं और रोल नंबर लिखना उम्मीदवार की नाअहली का सबब बनेगा। अगर आप अपनी जवाबी कॉपी में कहीं भी किसी भी तरह का निशान लगाते हैं जिससे आपकी पहचान उजागर होती है, तो आपको क्या माना जाएगा? नाअहल करार दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0। ठीक है, अगर जवाबी कॉपी में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जवाबी कॉपी मिल गई, चलिए क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिख देते हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ने के बजाय लिख देते हैं बिस्मिही ताला। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 786 नंबर डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरह का कोई भी निशान आपको नहीं लगाना है जवाबी कॉपी में, और ना ही रोल नंबर कहीं लिखना है, सिर्फ वहीं लिखना है जहां लिखने को बोला गया है। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट, राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर ऑन द आंसर बुक। जो मैंने आपको बताया, जो कोड नंबर ऊपर दिया गया था वो आपको आंसर बुक में लिखना है, जवाबी कॉपी में लिखना है। द क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम ओनली, हाउएवर इफ यू विश यू कैन आंसर इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज लिस्टेड बिलो। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपका मीडियम उर्दू है, अगर आपने अपना मीडियम उर्दू सेलेक्ट किया है, तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में होगा। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपका मीडियम तमिल है या कन्नड़ है, जो भी मीडियम है उस मीडियम में आपको सवालात मिलेंगे, और इंग्लिश में तो सब में मिलेंगे ही। ठीक है, तो इंग्लिश में तो मिलने ही वाले हैं, दूसरी लैंग्वेज वो होगी जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया है। अब आपको इंग्लिश में सवाल समझ आ गए, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो यहां बोला गया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कुछ सवाल आपने इंग्लिश में जवाब दे दिए, कुछ सवालात के उर्दू में जवाब दे दिए, कुछ सवालात के कन्नड़ में या अपनी किसी लैंग्वेज में आपने जवाब दे दिए। ऐसा नहीं करना है। एक लैंग्वेज, एक जबान सेलेक्ट कर लीजिए, फिर पूरा पेपर उसी में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, किस किस में आप जवाब दे सकते हैं, ये रही। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, आसामिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, जितनी भी इंडिया में लैंग्वेजेस हैं किसी में भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको लिखना होगा कि किस लैंग्वेज में आप जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, एक और बात है, इफ यू चूज टू राइट द आंसर इन द लैंग्वेज अदर देन उर्दू एंड इंग्लिश, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर्स मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन विल बी योर्स ओनली। अगर कोई भी गलती या इसमें मिस्टेक पाई जाती है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर सवाल में कुछ गड़बड़ मिलता है, सवाल में मतलब टाइपिंग एरर हो जाती है कुछ, तो सवाल जो सही माना जाएगा वो इंग्लिश वाला माना जाएगा। तो इसलिए एक बार सवाल इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। समझ रहे हैं आप? अपनी लैंग्वेज में पढ़ लिया आपने, फिर आपको लगा कि कुछ सवाल में गड़बड़ लग रही है, सवाल ही सही नहीं लग रहा मुझे, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही वैलिड माना जाएगा। चलिए, ये इंस्ट्रक्शन हो गए।
इसके बाद कुछ नोट्स और दिया गया है, ये आप पढ़ चुके हैं। 51 सवालात, सभी सवालात का जवाब लाजमी है, छूट नहीं है आपको कि 51 में से 50 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, नहीं, 51 है, 51 के 51 आपको सबके जवाब देने हैं। हर सवाल के साथ नंबरात भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। और ये जो है क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, वैसे ही सेक्शन ए और बी दो में ही है। चलिए, ए में क्या है? सेक्शन ए जो है ये टोटल आपको 35 सवालात होंगे इस सेक्शन में। जो मैंने बोला था ना ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो पार्ट था, वो पूरा यही है, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एमसीक्यू होंगे, जो टोटल 20 नंबर के होंगे, यानी एक एमसीक्यू 1 नंबर का। इसके बाद 15 सवालात कौन से होंगे? 2 सब पॉइंट वाले जो थे, 15 सवालात ऐसे होंगे, और ये हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर। तो सेक्शन ए बनता है आपका 30 और 20 50 नंबर के, यानी आधा सेक्शन ए पर मुश्तमिल है, आधा सेक्शन बी पर। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू है, और जो दूसरे दीगर सवालात थे 2 सब पार्ट्स ऑफ ईच 1 मार्क ईच, यानी जैसे खाली जगह भरिए, कॉलम मिलाइए, ठीक है, सही गलत बताइए, इस तरह के जो सवालात आएंगे वो 15 आएंगे। क्लियर है? ऐसे ही सेक्शन बी में कौन कौन से सवालात आएंगे? वेरी शॉर्ट 36 से 41, 42 से 47 शॉर्ट आंसर, 48 और 49 वाला जो सवाल होगा वो मैप वाला होगा, जो मैंने बताया 4 नंबर का एक सवाल होता है, 2 मैप आएंगे, तो 8 नंबर का ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 50 और 51 ये है आपका लॉन्ग आंसर, जिसके जवाब आपको 100 से 150 अल्फाज में देने होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार फिर यहां वाज़ेह कर दिया। अब क्वेश्चन पेपर सवालात शुरू होते हैं यहां से। ठीक है, सेक्शन ए लिखा हुआ है, पहला सवाल एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको पहले सवाल पढ़ना है, उसके बाद उसके जवाब देखने हैं। जवाब कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे जवाब ही सही हैं, नहीं, जवाब एक ही सही होगा इन चारों में से, वो जवाब आपको पहचानना है और वो लिखना है आपको जवाबी कॉपी में। तो पहला सवाल पढ़िए, उर्दू में पढ़ना चाहें। मंदरजा झैल में से किस साल एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर ने सबसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च के इख्तियार को चैलेंज किया? हिस्ट्री का अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा था, जो जर्मन पादरी थे मार्टिन लूथर, इन्होंने चैलेंज किया था चर्च के सिस्टम को। हिस्ट्री से पूछा गया सवाल ये। ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ जर्मन प्रीस्ट कॉल्ड मार्टिन लूथर फर्स्ट चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? जिसने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था, कब किया था ये? सिर्फ वो देख रहे हैं या सन देख रहे हैं? तो हिस्ट्री में ये चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया, तारीख जो है वो याद करनी जरूरी है। हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा ट्रिकी पार्ट यही होता है, इसमें आपको तारीखें याद करनी होती हैं। 1517, 1617, 1817, 1417, 100 साल का फर्क है। तो क्या जवाब है इसका? 1617 में तो बहुत सारी चीजें बदल गई थी, ये तो तब की बात है जब चीजें बदलनी शुरू हुई थी। चर्च उनका विरोध कर रहे थे, तो कुछ लोग उठे चर्च के खिलाफ, ठीक है नहीं, तो उसी में एक नाम आता है मार्टिन लूथर का। तो ये हुआ था 1517 में। साल 1517 में मार्टिन लूथर जो थे, ये जर्मन के एक पादरी थे, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के इख्तियार को चैलेंज किया था। इन्होंने क्या किया था? 95 एतराजात लगाए थे चर्च पर, जिसको बोला जाता है 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर। ठीक है, इन्होंने बाकायदा गिरजाघर के दरवाजे पर इसको चस्पा किया था, और इसको माना जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत यहां से मानी जाती है, जिसके बाद आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी जो मजहब है, ईसाइयत, उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिलती है, अलग अलग किस तरह से ये दोनों ग्रुप हो जाते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कब हुआ था ये? 1517 में। अब जैसे मैंने यह निशान लगा दिया, आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे निशान नहीं लगाने हैं। ठीक है, आपको मिलेगी क्या? जवाबी कॉपी। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। मान लिया ये आपकी जवाबी कॉपी है, पहले सफ़े की सभी मालूमात आप भर चुके हैं, अब यहां से आप सवाल या पर्चा हल करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सफ़े के ऊपर लिखेंगे सेक्शन ए, यानी किस सेक्शन के सवालात का आप जवाब दे रहे हैं। सेक्शन ए,
उर्दू में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जरूर लिखेगा, उर्दू में भी लिख सकते हैं हिस्सा ए। ठीक है, अगर आप उर्दू में जवाब दे रहे हो, उर्दू के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आप यहां सबसे पहले डालेंगे सवाल या फिर जवाब भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए, आप इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है, उसका जवाब। अब पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा सवाल लिखने बैठेंगे तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, आपको सिर्फ जवाब लिखना है। तो जवाब कौन सा है सही? ए ऑप्शन। तो यहां लिखेंगे ए, जैसे उसमें लिखा हुआ था आपकी क्वेश्चन पेपर में, ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके आगे क्या लिखा हुआ था? ए ऑप्शन सही था, 1517, ये और लिख देंगे आगे 1517, बस ये पहले सवाल का जवाब हो गया, 1 नंबर आपका पक्का, और ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही फिर लिखेंगे, जब दूसरे सवाल का जवाब देंगे क्वेश्चन 2, उसका जवाब जो भी ऑप्शन सही होगा वो लिखेंगे, उसके आगे ऑप्शन के आगे क्या लिखा हुआ वो लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 20 तक इसी तरह चलेगा आपका। क्लियर है? चलिए, अब इसको भी हम सवाल के जवाब भी देखते चलते हैं। इसमें जो है आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपने ये लेसन बहुत पहले पढ़े हैं, तो हो सकता है माइंड से स्किप हो गया हो, तो ये चीजें दोबारा से आपके रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर वाज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 ऑकर्ड विच प्रूव्ड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड। जो 1688 का शानदार इनकलाब जिसको हम बोलते हैं, हिस्ट्री में पढ़े थे ना इनकलाब, रूस का एक इनकलाब हुआ था, इंग्लैंड का हुआ था, बहुत सारे इनकलाब हुए थे हिस्ट्री में, तो जो शानदार इनकलाब जिसको बोलते हैं ग्रेट रिवॉल्यूशन, वो किस मुल्क में हुआ था जो दुनिया के लिए तरगीब का बाइस बना? कहां हुआ था ग्रेट रिवॉल्यूशन 1688 में? जी, कौन जवाब देगा? ऑप्शन है 4 आपके पास, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। भाई फ्रांस में तो बाद में हुआ, जर्मनी में उस टाइम हुआ नहीं था, पोलैंड का तो जिक्र ही नहीं है, तो क्या कहां बचता है? जी, इंग्लैंड। याद रखिए डेट से, और 1688 फौरन आ जाना चाहिए। ग्रेट रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था? ग्रेट रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, इंग्लैंड। 1688 में जो शानदार इनकलाब जिसको हम बोलते हैं, वो बादशाह जेम्स सेकंड, इनको इक्तदार से हटाया गया था, और विलियम ऑफ फ्रेंच और मलिका मैरी को इक्तदार में लाने का ये वाकया था। इसके जरिए और बादशाह जेम्स सेकंड जो है उनको हटाया गया था, इंग्लैंड के बादशाह थे। ठीक है, अब इसको शानदार इनकलाब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें खून रेजी नहीं हुई थी, खून खराबा नहीं हुआ था। ये इनकलाब खून रेजी के बगैर हुआ, और इससे आईनी बादशाहत और पार्लियामानी जमहूरियत की बुनियाद पड़ी। जो निजाम आप आज इंग्लैंड में देख रहे हैं, पार्लियामानी निजाम है, जमहूरियत है, उसकी बुनियाद इसी रेवोल्यूशन से पड़ती है, इसलिए इसको शानदार इनकलाब, और ये एक तरह से एक एग्जाम्पल बन गया पूरी दुनिया के लिए। समझ रहे हैं कि बादशाही निजाम को इतनी आसानी से बिना खून खराबे के इस तरह से क्रांति करके हटाया जा सकता है, और इस तरह से निजाम पूरा चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए इसको ग्रेट रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये इंग्लैंड में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पार्लियामानी और जमहूरियत की बुनियाद पड़ी थी, और ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना था ये क्रांति। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3, इसका जवाब भी इसी तरह से लिख लेंगे ना। एक और जवाब लिख के बताऊं, जैसे मैंने बताया आपको, इसका जवाब भी ए है, इंग्लैंड, उसी तरह से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जवाब कौन सा है? ए। आपको लेकिन जवाबी कॉपी में लिखना है, आपको सवाल नामे में कुछ नहीं लिखना। ठीक है, क्वेश्चन 2 का जवाब आप यहां लिखेंगे ए, इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द हैंड पावर्ड स्पिनिंग व्हील। मंदरजा झेल में से किसने हाथ से चलने वाला चरखा, स्पिनिंग व्हील या स्पिनिंग जिनी भी बोलते हैं इसको, स्पिनिंग जिनी भी लिखा आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कौन सा जिन है।
क्या था ये? आपने इन्वेंशन वाला पार्ट पढ़ा था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो नई नई इजादात हो रही थी, नई नई मशीनें बन रही थी। ठीक है, तो ये भी एक तरह की मशीन है, स्पिनिंग व्हील या स्पिनिंग जिनी बोलते हैं इसको। ये किसने बनाई थी, किसने इसकी इजाद की थी? जेम्स हार्ग्रीव्स, जेनी, एडमंड कार्टराइट और या फिर जॉन के। मैंने पूरी लिस्ट आपको समझाई थी क्लास के अंदर, कौन कौन से इन्वेंशन किसके जरिए हुए, कब हुए। ज्यादातर आपको इसमें इंग्लैंड के देखने को मिलेंगे, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस दौरान, उसमें। तो ये इजाद की थी जेम्स हार्ग्रीव्स ने। इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, ये थी क्या चीज। सही जवाब तो ऑप्शन ए है, जेम्स हार्ग्रीव्स। ये एक इस तरह की मशीन थी बेसिकली, जैसे चरखा होता है ना, क्या काम होता है चरखा का? चरखे का धागा बनाता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो उस वक्त में इस मशीन की इजाद की गई। इससे क्या हुआ, एक तरह से क्रांति आई किसमें? और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये एक तरह से हाथ से चलने वाली कताई की मशीन थी, हैंड पावर्ड स्पिनिंग व्हील। ठीक है, इसको स्पिनिंग जिनी भी कहा जाता है। ये इजाद कब हुई थी? 1764 में। ये वही टाइम पीरियड है जब नए नए आविष्कार हो रहे थे। 1764 में इसकी इजाद हुई। इसमें मैंने बोला जैसे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इनकलाब आया। क्यों? क्योंकि एक वक्त में कई धागे काट सकती थी ये। इससे पहले चरखा देखा था ना आपने, चरखे में क्या होता है, एक ही धागा काटा जाता है। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक ही टाइम में कई धागे एक साथ काट सकती है। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफी अहमियत है। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, या लिखेंगे जवाब कौन सा सही है वो डालेंगे, और क्या लिखा हुआ आगे वो लिख देंगे यहां पर। सिर्फ इतना करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ ब्रिटिश पैसेंजर शिप लिसिटानिया was sunk by German U-boats killing 128 US civilians who were traveling in the ship। क्या बोल रहे हैं इसमें? किस साल पूछा गया है। देखिए पूरी हिस्ट्री बता दी, क्या हुआ था वो बता दिया। पूछ रही ये चीज हुई कब थी, क्या चीज? एक ब्रितानवी मुसाफिर जहाज था, उस जहाज का नाम था लुस्टानिया। इसको जर्मन यू बोट ने डुबो दिया था, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक थे। यह घटना कब हुई थी, ये पूछ रहे हैं आपसे। ये आपने पढ़ा था इंसिडेंट, जिसके बाद आपका यूएस भी वार में कूद चुका था। ये बात हो रही है जब मतलब बहुत टेंशन चल रही थी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का टाइम, या फिर वर्ल्ड वार 1 के दौरान ही आप मानिए। जब 1914 से 1918 वर्ल्ड वार 1 हुई थी, तो यह घटना है 1915 की। ठीक है, उसी दौरान हुआ था। साल 1915 में पहली जंग अजीम के दौरान ये जो ब्रितानवी मुसाफिर जहाज है लुस्टानिया, इसको जर्मन बोट जो थे उन्होंने डुबो दिए थे। इससे क्या हुआ, उस जहाज में सफर कर रहे थे 128 अमेरिकी शहरी। अब अमेरिका को जब पता चला कि जर्मन ने डुबोया है, तो अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। एक वजह है, बड़ी वजह थी ये अमेरिका की, भले ही डायरेक्ट नहीं आया हो, दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज उनको सपोर्ट किया हो, लेकिन जर्मनी के बिल्कुल मुखालिफ था। ठीक है, तो ये घटना हुई थी 1915 में, याद रखिएगा। आगे बढ़े, तो तरीका मैंने इनका बता दिया है। एमसीक्यू के जवाब किस तरह से लिखने हैं आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आंसर मैं बताता जाता हूं इनके, ताकि आपको दोबारा से इनका रिवीजन हो जाए। 1615 में मंजर में से किसने मुगल शहंशाह जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने खोलने की इजाजत हासिल की थी? आपको पता है मुगल काल था, जहांगीर था, जब यूरोपियन ट्रेडर्स हिंदुस्तान आ रहे थे यहाँ बिजनेस करने के लिए। उस वक्त में यहां कौन था? दिल्ली में जहांगीर। तो वो कौन सा ब्रिटिश इसमें आया कहीं, एक तरह से कौन सा ये सफीर था जिसने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत मांगी थी हिंदुस्तान में फैक्ट्री खोलने की, और जहांगीर साहब ने उनको इजाजत दे भी दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। शुरू में तो
कारोबार करने आए थे, मुगल शहनशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुए कि जनाब हम वहां से आए हैं 7 समुंदर पार से, बहुत अच्छे अच्छे तहाइफ लाए थे, यहाँ से इजाज़त मांगी थी बाकायदा कि हम यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, इस तरह से फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो वो जो सफ़ीर थे उनका नाम आपको याद होना चाहिए। 1615 में जो हिंदुस्तान आए थे जहांगीर के दरबार में, उनका नाम था सर थॉमस रो। ठीक है, मीर जाफर तो हो ही नहीं सकते भाई, ये तो इंडियन ही है। सेंट जॉर्ज नहीं है। वास्को डगामा ये भी नहीं है। वास्को डगामा नाम तो सुना होगा आपने, जिन्होंने इंडिया की खोज की थी। इंडिया की खोज नहीं, इंडिया पहुंचने के जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज की थी बेसिकली। मीर जाफर बिल्कुल हट गया। इस तरह से भी आप सवालात कर सकते हैं। जो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उनको पहले ही खत्म कर दीजिए। 2 ऑप्शन बचे, सर थॉमस रो और सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज का नाम इसमें आपने कहीं पढ़ा ही नहीं था। जहांगीर को याद कर लीजिए। सर थॉमस रो एक सफीर थे जो 1615 में आपको मालूम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम हो चुका था। ठीक है, और ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे और 3 जगह इन्होंने इजाजत मांगी थी कि हम आगरा, अहमदाबाद और भरूच, जो कि गुजरात का एक जिला है, और यहां हम अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हाँ जी, अब ये और याद रखिए, सर थॉमस रो किसके सफीर थे? सर थॉमस रो है तो ये इंग्लैंड के ही, लेकिन उस वक्त में जो इंग्लैंड के बादशाह थे जेम्स फर्स्ट, उनकी तरफ से इनको भेजा गया था, उनके सफीर थे ये। जेम्स अव्वल या जेम्स फर्स्ट, इनके सफीर थे सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was community of 75 sheep wool weavers from the Gaya district in Bihar had almost given up weaving blanket? बिहार के गया जिले में भेड़ की ऊन बुनने वाले 75 खानदानों ने कंबल बुनना क्यों तर्क कर दिया था? क्या वजह थी? माली वसाइल की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, अनाज की कमी की वजह से, खाम माल की कमी की वजह से? बताइए। ये तो बहुत आसान भाई। कंबल बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल की कमी हो गई थी तो इन्होंने कंबल बनाने बंद कर दिए। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी, खाम माल की कमी, ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 6 सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये देखिए। वो तो एमसीक्यू हो गए आपके, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। अब क्या लिखा गया है? और दिए गए नक्शे को गौर से मुताला कीजिए और सवाल नंबर 7 से 10 तक के जवाब दीजिए। जो मैं बोला था ना 2 मैप आएंगे, पहला मैप आ चुका है। इस मैप को गौर से देखिए, कुछ चीजें दी गई हैं, इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, और इस मैप के बेस पर 4 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, इन 4 सवालों के जवाब इसी मैप के से पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इंडिया का फिजिकल मैप है, कुछ चीजें लिखी गई हैं, ए बी सी डी, यहीं से सवाल ये पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 7 शुरू होता है, और नक्शे पर निशान जद ए हिमालय की चोटी की शिनाख्त कीजिए। आइडेंटिफाइड द पीक ऑफ हिमालय मार्क्ड ए ऑन द मैप। जहां ए लिखा गया है यहां हिमालय की कौन सी चोटी है, ये पूछ रहे हैं सीधा सीधा। यहां ए दी गई ना, और यहां लिखा भी गया है, देखिए 8848 लिखा गया है। तो ये पूछ रहे हैं ये हिमालय रेंज की कौन सी चोटी है, यहां पर उसका नाम बता दीजिए। नाम भी दिए गए हैं, सिर्फ आपको सही चुनना है। नाम भी लिखे गए हैं, देखो, नामचा बारवा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गारो। तो 8848 मीटर ऊंचाई कौन से पहाड़ की है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8848 मीटर। ये तो पहले ही बताया था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तकरीबन 8, 8.5 बल्कि 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? तो यहां जो है कौन सी पहाड़ी है हिमालय की जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है? यह है माउंट एवरेस्ट। तो सही जवाब हुआ इसका बी ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द हिल्स मार्क्ड बी ऑन द मैप। जो मैप में निशानजदा बी पहाड़ी की शिनाख्त कीजिए, कौन सी पहाड़ी का सिलसिला है यहां पर। अब ये देखिए बी है कहां पर, कहां लिख रखा है इन्होंने बी?
ये रहा, गुजरात में है। कहां निशानजद क्या है बी? गुजरात में। गुजरात में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है बताइए। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? गिर हिल्स, मिशामी हिल्स, खासी हिल्स, जैनितिया हिल्स। ये तो सब आपके आ गए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है भाई, गुजरात से जुड़ा हुआ एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको यहां, गिर गुजरात। तो कौन सी पहाड़ी है ये? गिर हिल्स। बस आपको लोकेशन, मैप पढ़ने का मतलब क्या है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको यही मालूम नहीं है कि इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, गुजरात है, तो आप कैसे जवाब देंगे? ठीक है, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको मैप की। पॉलिटिकल मैप आपको पूरा बताया भी गया था। तो यहां कौन सा जवाब हो गया? गिर हिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द रिवर। आपके नदी पूछी आपसे, आइडेंटिफाइड द रिवर मार्क्ड सी ऑन द मैप। मैप में सी किसी जगह निशानजद है, वो कौन सी नदी है, वहां कौन सी नदी है वो बताइए। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। और ये ब्लर क्यों हो रहा है, देखना इसे। तो देखें सी कहां पर है। अच्छा सी ये रही, ये देखिए साउथर्न हिस्से में है, इंडिया के साउथ पार्ट में ये वाली नदी पूछी है। ये एक मिनट, सवाल पूछे जाएंगे, नदी भी पूछी जाएगी, एक नदी पे सवाल जरूर आता है, हिल्स भी पूछी जाएंगी, इन पे सवाल पूछे जाते हैं हर बार। ये देखिए कौन सी नदी है, कोई बता सकता है? एक नदी ये रही, एक नदी ये रही, साउथ की 3 फेमस नदियां। ये जो मैप है आपका ये है ये तो कावेरी नदी है सबसे नीचे। इससे याद रखिए, यहां जो मैप में देखेंगे इस तरह के स्पाइक आपको दिखाई देंगे, ऊपर वाले से जो निकल रही है ये कौन सी है? ये है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी के बिल्कुल नीचे दूसरा जो स्पाइक है ये मैप में, यहां से जो ये नदी आ रही है यहां पर, ये कौन सी है? कृष्णा। तो साउथ की ये 3 बड़ी नदियां, इनके नाम जरूर याद रखिए। सबसे ऊपर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये 3 नदियां। और ये नदी आपको देख रही होंगी, ये जो सब नॉर्दर्न रिवर्स हैं, यमुना, गंगा, यहां अगर ये मिल जाती है, ये देखिए गंगा काफी बड़ी है, और यमुना भी गंगा में आगे मिल रही है, घाघरा भी यहां अगर मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी नदी भी यहां मिल रही है, लास्ट में ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा। अगर ब्रह्मपुत्र आपसे पूछ ली जाए, ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, नॉर्थ ईस्ट आसाम अरुणाचल इलाके से, अगर यहां कोई डॉट आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया सी ऑप्शन यहां दे दिया जाए कि बताइए ये कौन सी नदी है, तो क्या लिखेंगे? ब्रह्मपुत्रा। ये है यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, और इधर आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहां है महानदी। ठीक है, ये है तापी, ये है चंबल, और इंडस जो नदियां हैं, इंडस तो आपकी निकली है यहां से, यानी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी ये रही पाकिस्तान के इलाके में, जो इंडिया में निकल रही है कश्मीर से। और बाकी जो 5 नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब सिंधु नदी में मिल जाती हैं। क्लियर है? तो एक बार रिवर का मैप भी जरूर देखिएगा, उससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो वो उसका ऑप्शन था, जहां सी था वो थी हमारी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी। इसके बाद है आइडेंटिफाई द माउंटेन रेंज मार्क डी ऑन द मैप। डी निशानजद है मैप पर, वहां कौन सी माउंटेन, कौन सा पहाड़ी सिलसिला है। अब देखते हैं मैप में डी किस जगह इन्होंने लिखा है। ऑप्शन दे दिए सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, बालाघाट। ये क्या नाम है? ये पहाड़ी सिलसिलों के नाम हैं। तो डी दिया गया इधर, ये देखिए, पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, डी है ये रहा। कौन सा स्टेट है यहां पर इंडिया का? कौन बोल रहा है गोवा है? गोवा यहां कहां से आया? गोवा तो ये रहा साउथ में। ये है आपका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट
क्षेत्रफल के हिसाब से, रकबे के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में इस जगह पर कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? बाकी जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, सतपुड़ा, सतपुड़ा मालूम होना चाहिए, यहां पर है, बालाघाट यहां पर है, बाकी तीनों सेंट्रल और साउदर्न हिस्से में है। यहां पर सिर्फ एक ही पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है अरावली, अरावली पर्वत। यह सिलसिला राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, अरावली माउंटेन्स। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है इंडियन डेजर्ट में पहाड़ी सिलसिला अरावली, तो इसका सही ऑप्शन हुआ अरावली। टाइम हमारे पास कम बचा है, चलिए एमसीक्यू तो कंप्लीट कर ही लेते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिर्फ एमसीक्यू आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए 7, 8, 9, 10 हमने सवालात कर लिए 4 मैप वाले। इसके बाद दोबारा से 7 नंबर आ जाता है, दोबारा से 8 सवाल नंबर 8 आ जाता है। ये सवालात आपके लिए नहीं है। ये देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, नोट मंजर झैल सवालात सिर्फ बसरी तौर पर माजूर उम्मीदवारों के लिए सवाल नंबर 7 से 10 के बदले हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, यानी देख नहीं सकते, उनके लिए ये सवालात अलग से दिए गए हैं, जो मैप नहीं देख सकते। ठीक है, तो इन सवाल को आपको नहीं करना है, ये यहां छोड़ने हैं। इसके बाद 10 के बाद आप चलेंगे डायरेक्ट सवाल नंबर 11 पर। विच फेमस लेगून इज लोकेटेड ऑन मालाबार कोस्ट? मालाबार मंदर झील में से कौन सी मशहूर झील मालाबार साहिली इलाके पर वाक़ है? ऑप्शन कौन से हैं? वेम्बानंद, सांभार, चिल्का, पुलिकट। जी, कौन सा है? चिल्का झील तो उधर साइड है, ईस्टर्न साइड। आपसे पूछ रहा कहां पर? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट तो पता होगा। जी, यहां आपका आता है ऑप्शन नंबर ए, वेम्बानंद। वेम्बानंद झील जो है ये एक मशहूर लगून है जो कि मालाबार कोस्ट पर वाक़ है। कहां पर? केरला में। मालाबार कहां पे? केरला। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी झीलों में शामिल होती है और वाटर सयाहत यानी टूरिज्म काफी ज्यादा है यहां पर। चलिए, इसके बाद ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए अभी तक, उसके चलिए आपका आ गया ज्योग्राफी वाले मैप और ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखे कहां से पूछा गया है? आपके आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर एम्बोडाइड? भारतीय आइन के मंदे झेल में से किस हिस्से में बुनियादी हुकूक शामिल किए गए हैं? कई बार बताया था, बुनियादी हुकूक कौन से हिस्से में शामिल है संविधान के? पार्ट 3 हिस्सा 3, ऑप्शन सी सही जवाब। हिंदुस्तानी आइन के हिस्सा 3 में बुनियादी हुकूक शामिल हैं। यह हिस्सा कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35, जिसमें सभी फंडामेंटल राइट्स, एक इंडियन सिटीजन के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नर? गवर्नर की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए तकर्रुरी के लिए? गवर्नर वाला पूरा पार्ट पढ़ा था, उसमें सब डिटेल से आपको बताई गई थी। कितनी साल? कम से कम 35 साल गवर्नर बनने के लिए। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले सदर जमहूरिया कौन थे? पहले राष्ट्रपति। कितना आसान सवाल है जनरल नॉलेज का। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम कौन थे? मौलाना, पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आपसे पूछ ले जाए पहली, यहां तो पूछा पहले प्रेसिडेंट,
पहली महिला प्रेसिडेंट, खातून सदर जमहूरिया कौन थी पहली हिंदुस्तान की? अब भी खातून हैं, जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया की, कौन है? द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिला हैं, लेकिन इनसे पहले एक और रही हैं महिला राष्ट्रपति, क्या नाम था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां सिर्फ एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, फीमेल, आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या जवाब लिखेंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है हिंदुस्तान में? 65 साल, 60 साल, 58 साल, 62 साल। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, 65 साल की उम्र में उनको वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज द लीडर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन इन रिसेंट टाइम? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, इससे जुड़े हुए एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं जिनका नाम है मेधा पाटकर। किससे जुड़ी हुई हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है? एक नदी है, पढ़ी होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन चला था जिसमें इनका काफी अहम रोल था, मेधा पाटकर का, नाम याद रखिएगा। When did the government of Nagaland start process of communitization in all elementary school? नागालैंड की हुकूमत ने तमाम इब्तदाई स्कूलों में कम्युनिटाइजेशन का अमल कब शुरू किया? ये एक लॉ पास किया गया था कम्युनिटाइजेशन के लिए, किसकी तरफ से? नागालैंड की सरकार की तरफ से। सवाल नंबर कौन सा ये? 17। ये पास किया गया था साल 2002 में। ठीक है। नागालैंड कम्युनाइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज एक्ट 2002, ये कानून पास किया गया था इब्तदाई स्कूलों के लिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, ये देखिए कितना आसान सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सी कौमी सियासी जमात नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है? ऑल इंडिया कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। पढ़ाया गया था कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट राज्य की पार्टी है, कौन सी लोकल पार्टी है? कांग्रेस नेशनल पार्टी है भाई, पूरे देश में चुनाव लड़ती है, सीधी सी बात है। बीजेपी ये भी नेशनल पार्टी है, पूरे मुल्क में चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी, क्या ये नेशनल पार्टी है? है भाई, है। न्यूज नहीं पढ़ते आप? जब दिल्ली में सीटें जीती थी और फिर जब पंजाब में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, तब इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था और इसका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो फिक्स हो गया था। जो ये इस तरह की पार्टी होती है ना, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, इनका चुनाव चिन्ह फिक्स होता है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, आपने देखा होगा जो छोटी छोटी पार्टी होती है आपके शहर में, जिले में, उनका चुनाव चिन्ह हर चुनाव में बदल जाता है। या आपने पार्षदी के चुनाव देखे होंगे, उसमें हर बार चुनाव चिन्ह बदल जाता है। जबकि जो नेशनल पार्टीज हैं और स्टेट पार्टीज हैं, इनके चुनाव चिन्ह फिक्स होते हैं। जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है, बीजेपी का जानते हैं आप कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू फिक्स है। राष्ट्रीय जनता दल ये कहां की पार्टी है, नाम सुना है? आरजेडी, ये है बिहार की पार्टी और ये नेशनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका सही जवाब हुआ राष्ट्रीय जनता दल। ये कहां की है? ये एक रियासती सियासी पार्टी है जो कि खास तौर पर बिहार में एक्टिव है। कौमी सियासी पार्टी का इसका दर्जा हासिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट? तालीम का हक जो कानून था इससे रिलेटेड, वो कब पास किया गया पार्लियामेंट में? कानून का हक, आरटीई, बहुत फेमस आपने सुना होगा आरटीई, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया कि हर बच्चे को हक है, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको हक है तालीम हासिल करने का। यह कानून पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। कब पास किया गया था? सन 2009 में। राइट टू एजुकेशन, आरटीई। चलिए नेक्स्ट है, एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया?
2011 की मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंग भारत में शरह ख्वानदगी कितनी है, यानी कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, ये पूछ रहा है। 2011 में जो जनसंख्या की गिनती हुई थी उसके अकॉर्डिंग, तो ये शरह है 74.04 लोग हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो कि 10 साल पहले 2001 में थी ये 64.83%, जो कि 2011 में है 74.04%। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए मर्दों की कितनी है शरह ख्वानदगी, तो मर्दों की है 82%, 82.14% मर्द हजरात पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में, जबकि औरतों की पूछे तो वो कम है, 65.46% औरतें पढ़ी लिखी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो शरह ख्वानदगी है वो किस स्टेट की है, किस रियासत के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? केरला। कितने % है यहां? 93.91% लोग केरला के पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे कम कहां की है? सबसे कम शरह ख्वानदगी, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां के हैं? वो है आपका बिहार। कितनी है यहां? 63.82% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी और साक्षर हैं, कहां के? बिहार के। तो ये आंकड़ा एक बार आप याद रखिएगा, ठीक है, इसमें से भी सवाल पूछ लिया जाता है। यहां आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, 20 एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए। बाकी जो पर्चा है और इंशाल्लाह यहां से वो ऑब्जेक्टिव टाइप फिलअप वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हम इंशाल्लाह वेडनेसडे यानी बुध में ये पर्चा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।